गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आदर्श, राज, श्रेया, अनिल, रोहन, पवन, आकांक्षा, रितेश, एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। नागेंद्र, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और आज हम बात करेंगे लास्ट क्लास के कंसेप्ट के बारे में, आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज हमें बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है जनरली। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर और फिर क्लास की शुरुआत कर देंगे। कपिल, सूरज, नागेंद्र, कुलवंत, यस थैंक यू। तो चलिए, तो लास्ट क्लास में जो रिवीजन था आपके पास वो आप मुझे बताएंगे सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जब आप अर्थशास्त्र के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं अर्थशास्त्र के लिए, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, पहला सवाल बताएंगे। और दूसरा सवाल ये भी बताना है कि क्यों इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ है दुनिया में, क्या रीजन है, क्या कारण। आपको एक लाइन में अगर बताना हो जनरली तो आपके पास क्या वो मुख्य वजह होगी जिससे कि अर्थशास्त्र जैसी स्टडी को शुरू किया गया है लाइफ में। तो चलिए याद रखिएगा, तो मैंने आपको बताया है कि जब हम ये कहते हैं कि हमें बेस्ट का सिलेक्शन करना है, जब हम कहते हैं अपने रिसोर्स का बेस्ट मैनेजमेंट करना है, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज करना है, यानी संसाधनों का बेहतर उपयोग करना है, या ये कहा जाता है कि हमारे पास जो संसाधन है उनको बेहतर तरीके से एलोकेट करना है जनरली। यानी कि ऐसा साइंस, एक ऐसी स्टडी जो वेल्थ के बारे में डिस्कशन करती है, जो मनी के बेहतर उपयोग का डिस्कशन करती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जनरली इसी को अर्थशास्त्र कहा जाता है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स के रीजन के बारे में बात करते हैं तो एक ही मुख्य कारण है संसाधनों का सीमित या संसाधनों का कम होना, लिमिटेड या लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। जनरली इसी को स्केर्सिटी भी कहा जाता है। लेकिन इकोनॉमी क्या होती है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी जनरली? तो जहां पर इकोनॉमिक्स को यूज किया जाता है, ऐसे जियोग्राफिकल एरिया को, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को, ऐसे गांव, ऐसे शहर, ऐसे राज्य, ऐसे देश को जहां समस्याएं होती हैं और समाधान करने की आवश्यकता है, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर ओवरऑल एक्टिविटीज जितनी भी हैं देश में, उन्हें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्लासिफाई करते हैं, आर्थिक और अनार्थिक करते हैं। जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे, ही नहीं आ रहा, आ जाएगा भाई, जल्दी से आप मुझे बताएं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। देखिए, आर्थिक वो है जो अर्थ से बना है, और अर्थ का मतलब मनी है, आप जानते हो। आर्थिक वो है जिनका संबंध मनी के साथ है जनरली। और आर्थिक को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर से रिलेट होगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसे प्राइमरी कहा जाएगा। जो इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी होगी, निर्माण से संबंधित, उसको सेकेंडरी कहा जाएगा। और जो हमारे पास सर्विसेज से रिलेट करती होगी उसको टर्शरी यानी तृतीयक कहा जाएगा। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में क्लासिफाई किया जाता है सभी आर्थिक क्रियाओं को। लेकिन जो अनार्थिक क्रियाओं का मतलब है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मनी से कनेक्ट नहीं करती हैं, कोई भी सामाजिक, कोई भी धार्मिक, कोई सांस्कृतिक, या कोई भी ऐसा कार्य जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ या पैसा कमाना नहीं है जनरली, वो सारे काम अनार्थिक कहलाते हैं। अगला सवाल आप मुझे बताएंगे जनरली कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई जो किताब है अर्थशास्त्र, ये किस तरह की किताब है, इसका संबंध किस तरह की स्टडी से था। और ये भी बताइएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है, उनकी लिखी हुई किताब का नाम क्या है, वो भी आंसर कर दीजिएगा जल्दी से। तो आपको पता है सर कि यहां जब हम बात इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं जनरली, और इसकी किताब अर्थशास्त्र की कर रहे हैं जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखी, वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी राजनीति से संबंधित एक किताब है। लेकिन जब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, भारत का कोई फादर नहीं है। भारत में आप किसी को भी कंसीडर कर लें, हम ये कहते हैं भारत का जो विकास है वो शुरू किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो जनरली एक व्यू मान लिया जाता है भारत को तरक्की दिलाने वाले मनमोहन सिंह, लेकिन वो फादर नहीं हो जाते। इसके मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ, स्कॉटलैंड के, जिनकी किताब थी वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से। लेकिन इकोनॉमिक्स वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है और इसका जो लिटरली मीनिंग बनता है, जो शाब्दिक अर्थ बनता है, वो क्या बनता है, जल्दी से कमेंट करेंगे जनरली। तो जो किताब लिखी गई वो तो सारी याद है आपको, लेकिन इकोनॉमिक्स वर्ड लिया है ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी भाषा से, और इसका जो वर्ड है दैट इज ओइकोनोमोस। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका लिटरली मीनिंग होता है गृहस्थ प्रबंधन, हाउस होल्ड मैनेजमेंट।
तो दो शब्द से मिलकर बना है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इस इकोनॉमोस यानी इकोनॉमिक्स का जनरली मीनिंग यही बनता है। तो चलिए, ये क्लास मैंने आपको सिखाई, पिछली क्लास का रिवीजन था, कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। बिल्कुल सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अब मुझे एक बात सोच के जवाब दीजिए पहले तो आप, कि दुनिया में किसी भी देश के पास, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे भारत हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, दुनिया में हर देश के सामने एक ही प्रॉब्लम है। कमेंट बिल्कुल ना करें, मेरी बात को सुनेंगे सिर्फ ध्यान से। एक ही प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के सामने, और वो है अपने संसाधनों का सही से इस्तेमाल करना। क्योंकि सभी के पास संसाधन कम है और जरूरतें यानी रिक्वायरमेंट सभी की ज्यादा है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कोई ऐसा इंसान जिसके पास 2 वक्त के लिए खाने के पैसा ना हो, या कोई एलन मस्क की तरह दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो, लिमिटेड सबके पास है, चाहे करोड़ों में हो या हजारों में हो। अब एक बात समझिएगा, यही बात आती है भारत में प्रोडक्शन को लेकर। जब एक किसान को यह डिसाइड करना होता है, या एक बिजनेसमैन को यह डिसाइड करना, या एक स्टूडेंट को डिसाइड करना है, एक डॉक्टर को, एक पेशेंट को, किसी को भी डिसीजन लेने होते हैं बहुत सारे, हमेशा संसाधनों की कमी के कारण। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं दुनिया में, और ऐसी प्रॉब्लम जो दुनिया में हर देश को फेस करनी पड़ती है, ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं देखो जरा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। पहले मेरी बात समझिएगा ध्यान से, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है इन्हें, यानी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। और सबसे पहली समस्याएं क्या है यहां पर वो समझिएगा, क्योंकि कई बार सीजीएल, सीएचएसएल सभी एग्जाम के अंदर यह सवाल पूछा गया है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय या मुख्य समस्याएं। देखिए भाई, तो पहली समस्या यह आती है किसी के भी सामने जनरली कि केंद्रीय समस्याएं। देखो भाई, पहली समस्या क्या है सभी के लिए, पहली प्रॉब्लम का नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। यानी कि सबसे पहले यह डिसाइड करना जरूरी है कि हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है। इसे हिंदी में कहते हैं क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। देखिए, अब जैसे आप कहेंगे कि सर ये प्रॉब्लम क्यों है, जैसे मैंने कहा किसान है, अब किसान के पास पैसा भी लिमिटेड है, किसान के पास जमीन भी लिमिटेड है, और एक समय में बहुत सारी तरह की फसलें हो सकती हैं। जैसे रबी की फसल होती है, आप थोड़ा सा जानते हो अगर आप, तो अलग अलग सीजन होते हैं खेती के भी, और हर सीजन में वैरायटी ऑफ फसलें होती हैं। लेकिन एक किसान जनरली एक का ही चयन करता है और बाकी को इसको छोड़ना पड़ता है। तो क्या सेलेक्ट करे और क्या छोड़ दे, या बिजनेसमैन की बात करें, आपके पास 2 लाख है, 4 लाख या 10 लाख रुपए हैं, आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, तो क्या कारोबार करें और क्या ना करें, क्योंकि बहुत सारे कारोबार छोड़ेंगे और किसी एक का ही सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जनरली ये डिसाइड करना हमें कि क्या बनाना है, किस चीज का प्रोडक्शन करना है, ये जो प्रॉब्लम है जिसमें हम ये बात करते हैं कि हमें क्या चॉइस करनी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वस्तु से रिलेटेड, यानी कि चॉइस ऑफ प्रोडक्ट या चॉइस ऑफ गुड्स कहते हैं जनरली, वस्तु या उत्पाद का चयन करना है, इसे कहा जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। ये सभी के सामने पहली प्रॉब्लम है, वस्तु यानी उत्पाद का चयन करना। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, मान लो किसान ने डिसाइड कर लिया क्या करना है, बिजनेसमैन ने डिसाइड करा क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया जैसे आपको क्या करना है, तो दूसरी प्रॉब्लम आती है कैसे करें उस चीज को। देखिए, किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, तरीके का मतलब है टेक्निक हो सकती है, अलग अलग तकनीकें होती हैं। आप किस तकनीक का उपयोग करके खेती करना चाहते हैं, कौन सी तकनीक से अपना कारोबार करना चाहते हैं, यहां भी आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा जनरली। जब यह कहा जाता है हमारे पास कि हम क्या करें, तो हमें डिसाइड करना है प्रोडक्ट के बारे में। जब दूसरी प्रॉब्लम आती है तो इसे कहा जाता है हाउ टू प्रोड्यूस। इसका मतलब यह होता है कैसे उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे उत्पादन करें, यानी इसका सिंपल सा मीनिंग जनरली हम बात कर सकते हैं इसके मीनिंग के लेकर कि यहां पर हमें जो डिसीजन लेना है, चॉइस करनी है, और वो होगा चॉइस ऑफ टेक्निक, तकनीक का चयन करना, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी किस तकनीक से उत्पादन किया जाए।
उत्पादन की तकनीक का चयन करना, दैट इज कॉल्ड चॉइस ऑफ टेक्निक, मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन की तकनीक का चयन करना, तो इसे कहते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए, अब आपको यह समझना है, सबसे पहले देखो हमारे देश में जनरली एक सवाल आया एग्जाम के अंदर कि भारतीय कृषि में सामान्यतः जनरली कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। अब हमें टेक्निक भी पता होनी चाहिए पहले कि टेक्निक को कैसे डिफाइन करते हैं। देखो, दो प्रकार की मुख्य टेक्निक है भारत में या दुनिया के अंदर। एक वो जहां ज्यादा लेबर काम करती है, आप स्पेशली देखते हो अगर कृषि के अंदर अगर आप देखो या बहुत सारे गरीब देशों में देखो तो वहां पर आपको लेबर बहुत ज्यादा काम करती हुई नजर आएगी और मशीन का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े देशों में देखोगे, आप अमेरिका में देखो, जापान में देखो, इस समय यूएई के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां बहुत महंगी और बड़ी बड़ी टेक्निक यानी इन कैपिटल पैसे का इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहां लेबर कंपैरेटिवली कम काम करती है उन लोगों के मुकाबले। यानी कि अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा टारगेट, अगर मान लो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं तो 90 लाख रुपए टेक्नोलॉजी पर लगा रहे हैं यूएई, यूएसए, जापान वाले 10 लाख रुपए का खर्चा लेबर पर कर रहे हैं। भारत जैसे देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में जहां आज भी पुरानी तकनीक से काम करते हैं, यहां पर हम ज्यादा पैसा लगाते हैं लेबर के ऊपर। और उसकी एक बड़ी वजह भी हमारे साथ क्यों, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत है, जनसंख्या बहुत है। अब जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा है हमारे पास तो हमें मशीन पर ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करेंगे उतने कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो भारत की एक मजबूरी है कि भारत पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए भी करता है ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। तो टेक्निक करने का मतलब यह होता है, जैसे हमारे जापान में क्या होता है, आप कभी जापान की खेती करने के तरीके को देखेंगे तो आप वहां कहेंगे कि सर वहां कुछ लोग मिलकर बहुत ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहां वो उत्पादन बहुत ज्यादा लोग मिलकर करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उत्पादन करने की जनरली मैं आपको बताऊं 2 तकनीक होती हैं। इसमें एक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का नाम देते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ये जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जनरली, जिसे हिंदी में कहा जाता है श्रम प्रधान तकनीक। आपको नाम से समझ में आना चाहिए सर, श्रम प्रधान तकनीक का मतलब जहां पर श्रमिक बहुत ज्यादा मात्रा में हो, श्रमिक यानी लेबर, काम करने वाली लेबर पर ज्यादा हो फोकस। और यहां पर आप देखेंगे कि एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है जिसे कहते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जनरली जब भी आपको सिलेक्शन करना हो टेक्निक के अंदर, आप इन 2 टेक्निक का ही नाम लेंगे वहां पर, और इसको हिंदी में पूंजी प्रधान तकनीक कहा जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं आज से, पूंजी प्रधान, जहां पूंजी ज्यादा हो, इसका मतलब कि अगर बड़े बड़े उद्योग की बात करें भारत में भी अगर हम देखें जनरली, तो बड़े बड़े उद्योगों के अंदर आपको क्या टेक्निक मिलेगी? आप कहेंगे कि जो कृषि है जनरली वहां पर हम देखेंगे लेबर का इस्तेमाल, मजदूर का वर्ग ज्यादा होगा। हमारे देश की आधी आबादी लगभग खेती में काम करती है और वहां कैपिटल यानी पैसा, जिसे मशीन आती है जनरली, उसका इस्तेमाल कम होगा। लेकिन अगर वहीं हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, जो बहुत बड़े फैक्ट्रीज, कारखाने बने हुए हैं जनरली, तो वहां पर आप देखेंगे कि लेबर पर कम होगा फोकस और कैपिटल पर ज्यादा होगा। तो मैंने एक सवाल दिया था आपको, जो एग्जामिनर ने पूछा कि भारत की कृषि में सामान्यतः कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है, तो जनरली अगर आप एक इंडिविजुअल की बात छोड़कर अगर आप देखें, सर भारतीय कृषि के बारे में पूछेगा तो आंसर होगा श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल होता है। और अगर भारतीय उद्योग की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो वहां पर क्या इस्तेमाल होगा, तो आप कहेंगे पूंजी प्रधान यानी कैपिटल इंटेंसिव होगा। तो जब भी आपको यह सिलेक्ट करना हो जनरली कि आपको कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इसे क्या कहोगे, हाउ टू प्रोड्यूस कहेंगे, इसे कैसे उत्पादन कहें, यह सेकंड कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? प्लीज आपको सौम्या मेरी बात समझो। अभी मैंने आपको बताया यहां पर रविंद्र, तो आप इसको समझिएगा, नोट्स पीडीएफ से बनाते चलिए साथ में। जब मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं सर तीसरी प्रॉब्लम और लास्ट प्रॉब्लम। जब हम ये उत्पादन कर लेते हैं, इसको कहते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस, यानी तीसरी समस्या क्या है हमारे सामने, इसे कहा जाता है किसके लिए उत्पादन करें।
तीसरी प्रॉब्लम का मतलब है किसके लिए उत्पादन करें। देखिएगा इसका जनरली मीनिंग क्या होता है, जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। देखो देश में हर इंसान रहता है, गरीब भी होता है, अमीर भी होते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी होते हैं। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां गरीब नहीं होते। कंपैरेटिवली हर इंसान गरीब होता है। अगर आप अमेरिका को देखेंगे वहां भी किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की कम है। रशिया में भी आप देखो कम ज्यादा ही होगी, सबकी एक बराबर नहीं हो सकती। चाहे आप किसी छोटे से छोटे गरीब देश को देखें वहां भी असमानता तो होगी, कहीं कम कहीं ज्यादा। लेकिन आपको हर वर्ग के लोगों की नीड को पूरा करना है। जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो हमें यह सोचना पड़ेगा वो किस तरह के लोगों के लिए होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चावल की बात करी हमने। किसान चावल का उत्पादन करता है और चावल के लिए वो मोस्टली एग्रीकल्चर में तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करता है। लेकिन चावल की क्वालिटी यह है कि चावल गरीब इंसान भी खाता है जो 15 से 20 रुपए किलो मिलता है। चावल मिडिल क्लास के लोग भी खाते हैं जो 40 से 50 60 रुपए किलो मिलता है। और चावल ही है जो अमीर वर्ग के लोग खाते हैं जहां 100 120 150 रुपए किलो तक भी मिलता होगा चावल। तो कहने का मतलब है ये भी तो डिसाइड करना है हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस तरह के लोगों के लिए है, किस वर्ग के लोगों के लिए है जनरली। तो देखो आपको यहां याद रखना इसका मतलब क्या है यहां पर। तो इसका मतलब है चॉइस ऑफ कंज्यूमर कैटेगरी। आप एक अकेले व्यक्ति को नहीं, एक पूरी कैटेगरी को, जैसे रिच कैटेगरी के, पुअर कैटेगरी या मिडिल क्लास कैटेगरी, तो कंज्यूमर कैटेगरी का चयन करना यानी कि उपभोक्ता वर्ग का चयन करना। देखो अगर आप इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखोगे क्या है सर, उपभोक्ता वर्ग का चयन करना, तो आपको तीनों में एक ही बात नजर आएगी और वो क्या होगी, चयन करना है, जनरली सिलेक्शन करना है, चॉइस करना। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेस्ट को चूज करना। आप बेस्ट चुनेंगे प्रोडक्ट में, बेस्ट चुनेंगे टेक्निक में और बेस्ट चुनेंगे उस वर्ग को जो आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तो तीन बेसिक प्रॉब्लम समझ में आ गई हैं। ज्यादातर एग्जामिनर आपको 4 देगा, 3 सही और 1 गलत, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे गलत कौन सा है। या एक ही लाइन में भी तीनों आ सकते हैं, जैसे सीपीओ में आया था कि क्या है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करें। बेसिक है इसलिए आराम से चल रहा हूं अभी। तो आप पहले आज की स्लाइड को नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट स्लाइड है आज की है। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करेंगे डन करने के बाद। बिल्कुल हिमांशु, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं जल्दी से। तो पहले आप इसे डन कर लेंगे और आप इस बात को समझेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा। क्वेश्चन अगर आपको कुछ पूछना है, जनरली छोटा सा सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप लिखकर पूछ सकते हैं। भाई कमेंट आप कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं सभी के कमेंट। तो पहली स्लाइड सबके पास क्लियर हो गई। अच्छा अब दूसरी स्लाइड पर आता हूं मैं, सेकंड पॉइंट को समझिएगा ध्यान से। अब मुझे एक बात सोच के बताइएगा, सबसे पहले जब हम ये बात करते हैं सर इकोनॉमिक्स के अंदर यानी सिलेक्शन करना है, हर एक काम में सिलेक्शन करना होता है। मान लीजिए कि आपको बिजनेस करना है, आपको भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। आपको जॉब करनी है, आपको स्टडी करनी है, सिलेक्शन करना होगा। देखो जनरली होता क्या है कि टर्म्स को समझने की जरूरत है। जब हम सिलेक्शन करते हैं किसी चीज का, हमारे सामने बहुत सारे ऑल्टरनेट आते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। हम हमेशा किसी एक का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन जो ऑल्टरनेट हम छोड़ देते हैं, जिस ऑल्टरनेट को हमने स्किप कर देते हैं जनरली, उसे क्या कहा जाता है। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बिल्कुल 11th 12th में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात को समझिएगा, इकोनॉमिक्स के हर एक फैसले के अंदर आपकी एक कॉस्ट इंवॉल्व होती है। देखो यहां पर इकोनॉमिक्स में आप जब भी स्टडी करेंगे तो हमेशा एक आपकी कॉस्ट इंवॉल्व होगी, और उस कॉस्ट को क्या कहा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसे कहा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक फैसले में आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, जिसे अवसर लागत कहा जाएगा, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाएगा।
देखो इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, अभी कमेंट नहीं करना आपको। मैंने कहा जिस ऑल्टरनेट को आपने छोड़ दिया, देखो जो आपने सेलेक्ट कर लिया वो तो आपका ही है, ऑब्वियस है, आपका फैसला है वो, लेकिन जो सेकंड ऑल्टरनेट बेस्ट था, अगर आप ये सेलेक्ट नहीं करते तो क्या करते हैं, उस वाले को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो एक एग्जांपल, एक किसान के पास जमीन है और उसे खेती करनी है, गेहूं और चावल एक समय में, मान लो दो ऑप्शन है उसके, उसने कहा मैं इस बार चावल करूंगा, गेहूं नहीं करूंगा। अगली बार वो फैसला करेगा तो सोचिए जरा, क्या वो हर बार चावल ही करेगा या हर बार गेहूं करेगा, या वो कुछ सोचेगा इसके बारे में। देखिए वो ये सोचेगा अगले 1 साल के बाद, यानी कि मैंने चावल का उत्पादन किया तो मेरा इतना उत्पादन हुआ था, अगर मैंने गेहूं का किया होता तो लगभग मेरा इतना उत्पादन हो जाता। तो अगली बार जब वो डिसीजन लेगा तो ये कंपेयर करेगा कि उसने सेलेक्ट क्या करा था, उसने स्किप क्या कर दिया था, यानी वो ये देखेगा कि उसका जो फैसला है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो हमेशा याद रखें कि इकोनॉमिक्स में छोड़े हुए ऑल्टरनेट को, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट को जो आपने छोड़ दिया है, उसको अवसर लागत कहते हैं। तो मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। आप कहेंगे कि सवाल कैसे पूछेगा एग्जामिनर, मैं आपको 2 सवाल बताता हूं जो एग्जामिनर ने पूछे, ध्यान से सुनिएगा। पहले जैसे एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको, अब बस पॉइंट को समझिएगा कि एक व्यक्ति के पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो शहर में रहता है या गांव में जाना चाहता है। एक व्यक्ति के पास ऑप्शन ये है कि अगर वो शहर में रहता है, अपने शहर के अंदर जाता है काम करने के लिए, तो उसे 700 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब से पैसा मिलेगा, और अगर वो गांव में रहकर ही काम करेगा तो उसे 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से काम मिलेगा या सैलरी मिलेगी। अब देखो ध्यान से, जनरली ऐसा डिसीजन आप हमेशा देखते हो, हर इंसान ये फैसला करता ही है कि वो अपने गांव में रहना चाहता है या शहर जाना चाहता है। आपके पास पैसा है, आप बैंक में जमा करना चाहते हो या शेयर बाजार में लगाना चाहते हो, आपको स्टडी करनी है, आप स्टडी एसएससी के लिए करना चाहते हो या बैंक एग्जाम के लिए या यूपीएससी के लिए जाना चाहते हो, हर एक डिसीजन में आपको पता है कि 2 ऑप्शन है सर, अगर इनमें से वो कोई एक चुनेगा। मान लो अगर मैं कहता हूं कि उसने शहर में रहना या गांव में रहना पसंद किया, दे सेलेक्ट विलेज, उसने ये सेलेक्ट किया कि वो गांव में ही रहेगा और शहर जाके काम नहीं करेगा, उसने गांव में रहना सेलेक्ट कर लिया है, तो उसकी अवसर लागत क्या होगी, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया और आपके पास इस तरह के ऑप्शन दिए गए। ए में था 400 रुपए, 700 रुपए, सी ऑप्शन में है 1100 रुपए और डी ऑप्शन में है 300 रुपए। जनरली इस तरीके का सवाल आपसे पूछा है एग्जामिनर ने। तो मैंने आपसे क्या कहा कि उसके पास 2 ऑप्शन है, 400 रुपए वाला और 700 रुपए वाला, वो कोई एक सेलेक्ट करेगा ये देखकर कि उसके लिए क्या बेहतर है। लेकिन अगर वो आप कहते हो कि उसने गांव में रहना पसंद करता है, कि वो 400 रुपए ही कमाएगा, तो ऑब्वियस है कि उसने कौन सा ऑप्शन छोड़ दिया, 700 रुपए वाला ऑप्शन छोड़ दिया। ये उसकी अवसर लागत है। कंपेयर करते समय कोई उससे पूछेगा बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कहेगा 700 रुपए, यानी वो मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया। अगर मान लो आपसे कह देता मैं कि उसने शहर में जाना पसंद करता और शहर में जाना सिलेक्ट करता, तो क्या होता, अगर वो शहर में जाके 700 रुपए वाला ऑप्शन चुनता तो आंसर हो जाता फिर 400 रुपए। अगर वो शहर में रहता किसी भी हाल में 1100 या 300 नहीं होता। जनरली स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर वो 700 रुपए वाला या 400 रुपए वाला चुन रहा है तो 300 का नुकसान कर रहा। मैंने ये नहीं कहा वो नुकसान कर रहा है, मैंने कहा जो ऑल्टरनेट उसने छोड़ दिया है उसे कहा जाता है अवसर लागत। ये हमेशा याद रखिएगा, काम आएगा आपके एग्जाम में। वैसे मैं आपको बताऊं एक और सवाल आया आपके एग्जाम में, क्योंकि बच्चे पढ़कर जाते क्वालिफाई नहीं कर पाते, ये सवाल फंसा देते हैं उन्हें। अगला सवाल पूछा कि बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। ये एक सवाल है एग्जाम के अंदर, 2021 के एग्जाम में पूछा है अवसर लागत क्या है, और उसमें एक ऑप्शन दिया गया कि अगर हम किसी भी ऑल्टरनेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी काम करते हैं हम लोग, खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, अन्य सर्वोत्तम विकल्प, मेरी बात समझना, जो सेकंड नंबर का बेस्ट ऑल्टरनेट था वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अदर बेस्ट ऑल्टरनेट को कहते हैं, या अन्य बचे हुए अन्य सभी विकल्प। मेरी बात को समझना, जैसे मान लो आपसे मैं कहूं कि आपके पास 5 ऑप्शन है, आप 5 में से एक का ही सिलेक्शन करोगे, तो बचे हुए चारों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे या उन 4 में से भी किसी एक को ही मानेंगे बचे हुए। ये सवाल आपकी सीडीएस में पूछा गया। तो
तो आप मुझे बताएंगे 2021 का पेपर है सर ये, और बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल की बात कर रहा हूं मैं। आसान के पीछे जाओगे पेपर कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो हमेशा याद रखना मैंने क्या कहा, आपको सेकंड वाला चुनना है, उससे कंपेयर करना है, सबसे नहीं करना है। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि कैसे आंसर करना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हो या इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में। तो अवसर लागत क्या होती है, जल्दी से आप मुझे कमेंट करेंगे अवसर लागत का क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब होगा अन्य सर्वोत्तम विकल्प, अन्य सर्वोत्तम विकल्प जिसे त्याग दिया, त्याग या छोड़ दिया। त्याग देने का मतलब जिसको आपने सेलेक्ट नहीं किया उस वाले को कहा जाएगा अदर बेस्ट ऑल्टरनेट को, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट को, या अदर बेस्ट ऑल्टरनेट, अदर सारे नहीं, अदर बेस्ट ऑल्टरनेट विच सैक्रिफाइस, अन्य विकल्प जिसको आपने सैक्रिफाइस कर दिया यानी कि छोड़ दिया, और इस छोड़ने के कारण ऑब्वियस है वो आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस हो जाएगा। यानी आप अगर गेहूं चुनेंगे तो चावल का छोड़ना पड़ेगा, चावल चुनेंगे गेहूं का छोड़ना पड़ेगा। एक समय पर एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है लॉस ऑफ बेनिफिट, यानी आपका लाभ का कितना नुकसान हो रहा है, लॉस ऑफ बेनिफिट, यानी कि जो आप बेनिफिट ले सकते थे वो छोड़ देंगे, लॉस ऑफ बेनिफिट ऑफ सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट या अदर बेस्ट ऑल्टरनेट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अदर बेस्ट ऑल्टरनेट के बेनिफिट का लॉस, यानी अन्य सर्वोत्तम विकल्प के, अन्य सर्वोत्तम विकल्प के लाभ की हानि। वो जो प्रॉफिट हो सकता था आपको, आपको छोड़ने के कारण वो लॉस हो गया। उसी से तो कंपेयर करेंगे ना अगले साल कि आपको दोबारा क्या सेलेक्ट करना है। चलिए अब आप मुझे बताएगा, तो हर गांव का अलग हिसाब है, ये तो हर घर हर गांव का है। मैंने बताया एक एग्जाम्पल लिया मैंने, वो आपको एक पूरी कहानी बताएगा सोचकर कि भाई मान लो ये दो ऑप्शन है तो बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। बच्चे वहां दो ही चीजों में गलत कर रहे थे। देखो जब उसने कहा गांव में रहेंगे तो कुछ बच्चों को लगा कि सर वो 400 रुपए कमाएगा तो 300 का नुकसान करेगा, तो कुछ ने चुना 300 को और कुछ ने चुना 700 को। इसमें मैं कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं आपकी, कि आपको ये नहीं देखना कि उसने कितना छोड़ा या कितना मिला, आपको देखना सेकंड वाला छोड़ा वो कितना था। अब बात समझ में आ रही है मेरी? तो हमेशा याद रखें इकोनॉमिक्स के हर एक डिसीजन में क्या इन्वॉल्व होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे मुझे। आप कुछ भी कर लीजिए, इकोनॉमिक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर होगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमेशा जरूर करेंगे किसी एक को और एक को छोड़ेंगे भी जरूर। जल्दी से कमेंट करेंगे आप इसके बारे में एक बार मुझे। चाहे तो क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में फिट हो चुका है कि किस तरह से उसका आंसर करना है भाई। ठीक है, तो इसे अवसर लागत कहा जाएगा। चलिए अब इस बात को समझिएगा ध्यान से कि अवसर लागत हमेशा जिस ऑल्टरनेट को हमने छोड़ दिया है हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अब मेरी बात सुनना, देखो मैं आपको एक सवाल समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप कहेंगे सर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मान लो कि जैसे मान लो मुझे बिजली का इस्तेमाल करना है। जनरली हर एक इंसान को बिजली की जरूरत होती है घर में रहने पर, लेकिन बिजली के कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हम एक चुनेंगे दूसरे को छोड़ देंगे। मान लो कि मुझे कहीं जाना होता है ट्रांसपोर्ट में, कहीं जाना है, मैं रिक्शा से जा सकता हूं, बस से जा सकता हूं, या मैं कैब बुक करके जा सकता हूं। जनरली हम किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार आप देखोगे कि कुछ चीजें आपको फ्री मिल जाती हैं। जब आपको कोई चीज फ्री मिलने लगती है तो ऐसे केस में आप मुझे बताओ क्या दूसरा ऑप्शन आता है आपके दिमाग में? अगर आपको बिजली फ्री मिलने लगे, आपको पानी फ्री मिलने लगे, आपको ट्रांसपोर्ट करना यानी कि बस का किराया माफ कर दिया जाए, सरकार द्वारा अगर आपको कुछ भी फ्री में दिया जा रहा हो, तो फिर बताओ उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी क्या, या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट आता है क्या? यह सवाल पूछा गया जनरली एक एग्जाम के अंदर कि यदि सरकार, देखो सवाल क्या है, मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ो
ये तो छोटे छोटे सवाल है, हर एक स्टूडेंट करके आएगा सर, ये सभी करके आएंगे, लेकिन सवाल तब टफ है जब एग्जामिनर ने पूछा यदि सरकार कोई वस्तु या सेवा निशुल्क देती है, यानी बिना पैसों के निशुल्क देती है, प्रदान करती है, यानी फ्री में प्रोवाइड करती है, तो बताओ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। यह सवाल पूछा गया और इसका जवाब हर किसी एक को देना आसान नहीं होगा। इफ गवर्नमेंट, जैसे कि दिल्ली की सरकार करती है, ऐसे केस में क्या होगा, इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे केस में आप मुझे बताओगे कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। तो हमेशा याद रखना सवाल क्या पूछा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, अवसर लागत क्या होगी उसकी। तो देखेंगे इसकी अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। देखो अब मेरी बात समझना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती या कभी इग्नोर नहीं की जाती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा होती है, हर एक फैसले के अंदर होती है। लेकिन जब कोई चीज फ्री में मिल रही है सरकार से, चाहे देश की हो या राज्य की सरकार हो, तो राज्य सरकार के पास पैसा कहां से आता है, क्योंकि राज्य सरकार भी हो या देश की सरकार भी हो, देखो सरकार एक तरह की सर्विस प्रोवाइडर है। भाई मान लो अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, सर वो तो अपनी सैलरी लेते हैं 3,90,000 रुपए महीना। भाई उन्हें क्या करना है कि जनता से लिया हुआ टैक्स है और उसका इस्तेमाल जनता के लिए ही करना है, और वो ये करने की एक सर्विस कर रहे हैं जनरली, और इस सर्विस के 3,90,000 रुपए महीना हर महीने लेते हैं। इसी तरह योगी आदित्यनाथ है, मान लीजिए वो कुछ फ्री कर देते हैं राज्य में, तो योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, जनता के ही पैसे का जो टैक्स के रूप में लिया है वो दूसरे को फ्री में देंगे अगर, और वो खुद अपनी सैलरी लेंगे 3,65,000 रुपए महीना। तो जनरली ये सारे लोग, ये सारे मंत्री, ये सारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ये सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं और अपनी सैलरी लेते हैं हर महीने की। तो एक्चुअल में जितना सरकार फ्री में खर्च करेगी, किसी को भी प्रोवाइड करेगी फ्री में, तो जनरली ये कहां से आएगा, इसका जो बर्डन है, इसका जो भार है, ये वसूल कहां से किया जाएगा, ये दूसरी तरफ से वसूल किया जाएगा। जनरली इसकी कॉस्ट जो होगी वो पे करनी पड़ेगी किसे, आप मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी से आप कमेंट करेंगे सर, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टॉपिक वाइज मिलेंगे, मैंने कहा पहले 4 ऑप्शन है, और हमेशा याद रखेंगे तो क्या होगा आपके पास, सेकंड ऑप्शन खुद से परचेज करना होगा, क्योंकि उसके पास सेकंड है। तो आप हमेशा कहोगे सर पब्लिक, यानी पब्लिक में भी वो लोग जो टैक्स देते हैं। पब्लिक आपने अच्छा वर्ड रखा है अंजलि, लेकिन इसको ज्यादा बेहतर करोगे जो टैक्स पे करने वाले लोग हैं, जो टैक्स देते हैं, उनकी जेब पर बर्डन होगा। सरकार कहीं से तो लेकर आएगी, अपनी जेब से कुछ नहीं देगी। सरकार है ही कौन, मैंने बताया ना आपको, सरकार कोई भी नहीं है सर, सरकार का लोगों का ग्रुप है जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, सैलरी लेकर काम करते हैं। इनसे ज्यादा सरकार पर आप मत जाइएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बर्डन ट्रांसफर ऑन टैक्स पेयर्स। तो किस पे ट्रांसफर होगा, टैक्स पेयर्स पे होगा, यानी कि टैक्स देने वाली जनता पर होगा। जो टैक्स देते हैं पब्लिक पर होगा, हम पर होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अवसर लागत का भार टैक्स पेयर या टैक्स देने वाली जनता, या इसे हिंदी में कहते हैं करदाता, टैक्स देने वाली जनता, यानी सिंपल वर्ड में कहूं अगर मैं, तो करदाता पर ट्रांसफर होगा, करदाता पर ट्रांसफर होगा, पूरी जनता पे नहीं, जो टैक्स देता है उस पर होगा। तो ऐसे केस में मैं फिर कह रहा हूं ना, ये 2-4 सवाल आपको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे आप पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं। बेसिक चल रहा है, आराम से चलिए, 2 क्लास के बाद आगे अच्छे से स्पीड बढ़ाएंगे। अभी ऐसे ही चलिए आप लोग।
सर हु गेट थिंग्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट डज ही हैव, नहीं उसके लिए नहीं है, उस इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो टैक्स बर्डन जो होगा जनरली वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग। वैसे आप कहेंगे ये सवाल कब आया है, ये यूपीएससी के अंदर आया है, आईएएस के अंदर 2018 में पूछा गया है सवाल, लेकिन ये सवाल एसएससी में कभी भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई बहुत टिपिकल नहीं है। एक स्टेटमेंट याद रखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे केंद्र दे या राज्य है, हमेशा जनता को ही उसका बर्डन पे करना होगा, ठीक है, टैक्स पे करने वाली जनता के ऊपर। चलिए अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से और आगे बढ़िएगा। अब एक सवाल ये पूछा जाता है, हमेशा ये एग्जाम में आया है कि 2015 का आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, इतनी बार सवाल मिलेगा 2015 में, 16 में, हर साल में, कि आपको हमेशा 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी और 4 स्टेटमेंट देने के बाद जनरली ये सवाल पूछेगा आपसे कि कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स है और कौन सी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपके डाउट होंगे मैं क्लियर करता रहूंगा याद में। देखो जब आप स्टडी करते हो इकोनॉमिक्स की, जो लोग इससे पहले कर चुके हैं वो जानते हैं जनरली इकोनॉमिक्स को हम बेसिकली 2 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को जब भी हम क्लासिफाई करेंगे तो हमेशा 2 डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, ये दोनों पार्ट्स क्या क्या होने वाले हैं पहले समझिएगा ध्यान से। जैसे एक स्टडी को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी है ये, और एक को कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ ले पहले ध्यान से, फिर कमेंट पढ़ूंगा आपके। माइक्रो और मैक्रो के नाम से जनरली माइक्रो क्या होता है, आपने कभी शब्द को इस्तेमाल करा हो लाइफ में, कहीं भी आपने इस्तेमाल करा हो कि आजकल माइक्रो सिम लगने का टाइम आ चुका है। पहले मोबाइल में बड़ी सिम लगा करती थी, लेकिन अब माइक्रो सिम लगती है। माइक्रो मेमोरी आ चुकी है अभी, तो माइक्रो मेमोरी होती है। तो माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो बिजनेस होता है जैसे। तो क्या इस्तेमाल करा आपने इस वर्ड का, मतलब जब कोई चीज छोटी होती है, कम होती है, सीमित होती है, लिमिटेड होती है, उसको माइक्रो कहा जाता है, छोटी सी चीज को। जब आप बड़ी चीज की बात करते हैं, जब आप किसी बड़ी क्वांटिटी में बात करते हैं, जैसे मैक्रोमैन कहा जाता है, ये बहुत बड़ा आदमी है, यानी एक नॉर्मल से बड़ा है, तो इसे मैक्रोमैन कह दिया। तो मैक्रो का मतलब जनरली जो होता है वो बड़े से होता है। ये लाइफ के 2 सिंपल फंडे याद हैं आपको। अब इकोनॉमिक्स में इसका क्या इस्तेमाल है और एग्जामिनर कैसे पूछेगा, देखो मैं समझा दूं आपको। अगर आप कहेंगे तो मैं क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। 2015 में एग्जाम में सवाल पूछा गया था, अभी उस सवाल को समझिएगा ध्यान से। जैसे 2015 में एक सवाल आया था, आप हमेशा कहते हैं ना कैसा पूछेगा एग्जामिनर, मैं वो बता रहा हूं आपको। एक सवाल आया था प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। अभी समझिएगा पहले, एक आया था पर कैपिटा इनकम, एक आया था अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी। अभी समझ लो पहले ध्यान से, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी। एक आया है इन्फ्लेशन यानी महंगाई हिंदी में कहते हैं, और एक आया है सेल्स ऑफ टिस्को कंपनी। ये रियल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको हमेशा एग्जाम के, बिल्कुल रियल क्वेश्चन है ये, सेल्स ऑफ टिस्को कंपनी। अब सवाल क्या पूछेगा, सवाल ये पूछा है कि इसमें से कौन सी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आपको कमेंट करना था, ये आंसर करना है। अगर आप सही करके आते हैं तो पूरे 2 नंबर ले जाएंगे सीजीएल सीएचएसएल में, और अगर आप गलत करके आते हैं 2.5 नंबर का नुकसान कर लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस सवाल तक आने से पहले आप देखो सर 2 तरह की इकोनॉमिक्स की बात हो रही है यहां। एक को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा गया है। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। बात को समझते रहिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। और एक होती है जिसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हिंदी में इसे कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। एक व्यष्टि और एक समष्टि के नाम से समष्टि अर्थशास्त्र कहेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि जब आप कोई भी स्टडी कर रहे हो, क्योंकि 2 अलग अलग लेवल है, जैसे हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक वर्ल्ड हिस्ट्री एक इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ते हो वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी, जब आप मैथ्स करते हो अरिथमेटिक एडवांस, इकोनॉमिक्स भी 2 हैं आपकी, माइक्रो मैक्रो। जनरली मैंने बताया माइक्रो छोटे से होता है, और छोटे का क्या मतलब है, जब हम कोई बात इंडिविजुअल करते हैं सर,
इंडिविजुअल का मतलब एक के बारे में बात करते हैं। जब हम किसी एक के बारे में बात करेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत बात करेंगे, एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक फर्म, एक इंडस्ट्री। और मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं यहां लिखूंगा एग्जाम्पल, वही आपका सिलेबस भी है, समझ लो। एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ेंगे, अभी तो हम नाम लिखेंगे यहां सिर्फ। और जब मैं मैक्रो की बात करूंगा तो इसका मतलब होता है कलेक्टिव या कंप्लीट या होल पर हम बात करें। जब हम कंप्लीट कलेक्टिव लेवल की बात करें, सबके बारे में सामूहिक रूप से या समग्र रूप से बात करें, सबके बारे में बात करें पूर्ण लेवल पर, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मैक्रो। अब मेरी बात समझना, एक के बारे में और सब के बारे में ये फर्क है। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे हम ये कहते हैं भाई डिमांड कौन करता है, ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं कि हमारे देश में कोई इंसान है जो डिमांड करता है, आप करते हो, मैं करता हूं, मुझे मोबाइल खरीदना है, ये डिमांड है। आपको एक कोर्स खरीदना है, ये डिमांड है। किसी को यहाँ एक एयर कंडीशन खरीदना, वो डिमांड है। जो खरीदने वाला है वो एक इंसान है, जो बेचने वाला है वो भी एक इंसान है, वो प्रोड्यूसर है, वो बिजनेसमैन है, दुकानदार है, वो एक इंसान है। और जहां पर खरीदा बेचा जा रहा है, जहां बायर सेलर मिल रहे हैं, वो जगह एक मार्केट है, एक जगह है मार्केट। तो खरीदने वाला, बेचने वाला या मार्केट, अगर आप इनमें से किसी की भी स्टडी कर रहे हो, किसी के भी बारे में बात कर रहे हो, तो वो कहलाएगी माइक्रो। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर या बाजार के बारे में। तो जनरली आपको याद करना है मेरे साथ कि जब हम बात करते हैं सर कंज्यूमर के बारे में, यानी कि कंज्यूमर क्या करता है जनरली, तो कंज्यूमर का काम होता है जैसे डिमांड करना। अगर आपसे कहा जाए डिमांड एक कंज्यूमर करता है, तो डिमांड क्या है, आप कहेंगे कि वो माइक्रो है। अगर कहा जाए सप्लाई, कोई भी प्रोडक्शन करके सप्लाई करने का काम किसका है, ये प्रोड्यूसर का है, तो ये भी माइक्रो है। और जहां पर डिमांड सप्लाई पूरी की जाती है वो जगह बाजार कहलाती है। तो जो बाजार है वो भी एक जगह है जनरली। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं, अगर ये कहा जाए पूरे देश की डिमांड कितनी है, अगर कहा जाए पूरे देश की सप्लाई कितनी है, पूरे देश में कितना प्रोडक्शन है, पूरे देश की महंगाई कितनी है, पूरे देश की बेरोजगारी कितनी है, अगर पूरे देश का निकाला जाए देखो, तो सर पूरे देश को क्या कहेंगे, पूरे देश को कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। मेरी बात को पहले ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं पूरे देश की डिमांड है, समग्र मांग है, तो पूरे देश की डिमांड क्या हो जाएगी, मैक्रो। एक व्यक्ति की डिमांड है तो माइक्रो। अगर पूरे देश की सप्लाई निकाली जाए कि हमारे देश में टोटल कितने मोबाइल फोन हैं जो बिकने के लिए उपलब्ध हैं पूरे देश के लिए, तो इसे एग्रीगेट सप्लाई कहेंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है पूरा मिलाकर, ओवरऑल सब कुछ मिलाकर। अगर यह कहा जाए पूरे देश का प्रोडक्शन, अगर पूरे देश का प्रोडक्शन निकाला जाए उसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरे देश का प्रोडक्शन है तो किसमें आएगा, पूरे देश का प्रोडक्शन, यानी इसे हिंदी में कहोगे सकल घरेलू उत्पाद। तो पूरे देश का हो गया जनरली, तो सर ये आएगा किसमें, मैक्रो में। अगर एक कंपनी का प्रोडक्शन होता, एक कंपनी का होता है प्रोडक्शन, तो आपसे अगर कहा जाए प्रोडक्शन के बारे में, तो प्रोडक्शन हमेशा एक कंपनी का होता है। जब पूरे देश का निकालते हैं तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी पूरे देश का हो जाएगा। इसी तरह अगर आप देखो कि अगर आप मान लो पूरे देश की इनकम को निकाल रहे हो, तो पूरे देश की इनकम को क्या कहा जाएगा, पूरे देश की इनकम को कहा जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है पूरे देश की, इसे आप कहोगे राष्ट्रीय आय। पूरे देश की आय होगी ये, तो पूरे देश की आय जो होगी वो राष्ट्रीय आय मैक्रो में आएगी। पूरे देश का प्रोडक्शन मैक्रो में आएगा, देश की डिमांड, देश की सप्लाई मैक्रो में आएगी। अच्छा, अगर मैं निकालता हूं पर कैपिटा इनकम, यानी कि एवरेज इनकम, औसत इनकम, पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज इनकम कहते हैं इसे। अगर आप देखोगे ध्यान से, सर एवरेज का मतलब होता है एक व्यक्ति की आय। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति का मतलब होता है सर एक व्यक्ति की आय। इसका मतलब होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, इसका मतलब कभी भी एक व्यक्ति की आय नहीं होता है। क्योंकि देखो जब ये सवाल आया था, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इतनी मेहनत से सब कुछ समझा रहा हूं आपको डाउट में,
जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में ना, आधे बच्चों ने पता है क्या करा, ये देखकर माइक्रो पूछा है हमसे और इसका मतलब होता है एक के बारे में बात करना, उन्होंने सीधा बिना ऑप्शन देखे आंसर लगा दिया, प्रति व्यक्ति आए कि एक व्यक्ति की होती है, माइक्रो हो गई। गलत है उनका आंसर। क्यों? ध्यान से सुनो, कभी भी आप एवरेज निकालते हो तो कभी एक का एवरेज नहीं आता, एवरेज हमेशा एक से ज्यादा का आता है। कभी भी आप देख लो, आप मैथ पढ़ते हो, एवरेज निकालते हो मैथ में, हमेशा कहोगे 2 का एवरेज इतना, 5 का एवरेज इतना, 10 का एवरेज इतना, तो एवरेज हमेशा एक से ज्यादा का होता है। अगर मैं कहूं मेरी इनकम 10,000 है तो ये एक की इनकम, एक व्यक्ति की इनकम, हम सबकी इनकम का औसत 10,000 है, तब हम सबका आ गया उसमें, और जब सबका आ गया तो क्या होगा? मैक्रो। तो ये हमेशा मैक्रो में आता है। तो इसलिए बच्चे गलती कर देते हैं, जब ये होती है नॉलेज की कमी यानी प्रॉपर ना होना, तो प्रति व्यक्ति आए उनको लगता है एक का, लेकिन आंसर है कि ये मैक्रो में होगा, माइक्रो नहीं होगा। इसी तरह अगर आप देखो, अगर मैं कहूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर पूरे देश का डेवलपमेंट निकाला जाए या पूरे देश की ग्रोथ, भाई इकोनॉमी क्या होती है? पूरा देश होता है। इकोनॉमी की ग्रोथ या इकोनॉमी का डेवलपमेंट निकाला जाए आपसे, तो आप क्या कहोगे? देखो, आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास अगर कहा जाए, तो आर्थिक समृद्धि या विकास निकाला जाए तो ये किसी एक का नहीं बल्कि पूरे देश का निकलेगा। तो आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास देश का होगा। अगर कहा जाए महंगाई, तो एक बात सोचिए कि महंगाई एक इंसान के लिए बढ़ेगी, मेरे लिए महंगाई बढ़ेगी, आपके लिए नहीं बढ़ेगी, आपके लिए बढ़ेगी, किसी और के लिए नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? देश में पेट्रोल महंगा है तो सबके लिए, अगर देश में कोई चीज सस्ती है तो सबके लिए, हर चीज सबके लिए होती है। इसका मतलब तो महंगाई क्या है? तो महंगाई हमेशा सबके लिए बात करती है, हमेशा। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, और ये रिप्रेजेंट करती है सबके लिए, इसका इंपैक्ट सब पर होगा। अगर मैं गरीबी की बात करूं, जनरली भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार है और उड़ीसा है भारत में, तो भारत का एक इंसान गरीब है या पूरा राज्य या पूरा देश की गरीबी की बात हो रही है? जब आप कहेंगे गरीबी, तो आप बताएंगे इस राज्य में या इस देश में इतने % लोग या इतनी संख्या में लोग गरीब हैं। तो गरीबी हमेशा क्या होगी? ये रिप्रेजेंट करेगी सबके लिए। तो गरीबी यानी कि निर्धनता सबके लिए होगी, मतलब इसका इंपैक्ट पूरे देश या राज्य के लेवल पर होगा। अगर आप बेरोजगारी की बात करें, तो कभी यह नहीं कहा जाएगा एक इंसान बेरोजगार है। अभी एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, जिसमें हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 और राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 2 है। अब ये बताइए, इसका मतलब आपने कहा सर ये तो पूरे को रिप्रेजेंट कर दिया, पूरा हरियाणा ले लिया या पूरा राजस्थान ले लिया हमने कि इतने % लोग बेरोजगार हैं। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जनरली जब आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो यानी कि बेरोजगारी को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो बेरोजगारी जो होती है वो हमेशा सबके लिए होती है। इस हिसाब से अगर आप देखोगे सर, जब एक का बात की जाए, एक के बारे में, जैसे आपने कहा सर प्रोडक्शन करना हो या इस प्रोडक्ट को बनाने की लागत हो, उत्पादन की लागत हो, भाई आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट को बनाने पर जो लागत आई है वो भी एक ही प्रोडक्ट की होगी। उस वस्तु को बनाने में कितना खर्चा आया है, उत्पादन की लागत कितनी है, या फिर उस कंपनी ने बेचकर पैसा कितना कमाया। जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है और उससे पैसा कमाया है सेल करके, तो इनकम कमाई है। उत्पाद बिक्री से जो आय होगी, बिक्री से प्राप्त आय, तो जनरली उसे रेवेन्यू कहा जाता है। तो ये सारे क्या होंगे? अब ये एक को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने कहा आपसे सवाल जब भी पूछेगा एग्जामिनर, आपको कैसे कैसे कंफ्यूज करेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिएगा ध्यान से, सवाल ये पूछे गए एग्जाम के अंदर, तो आपको पिछले सवाल का सही जवाब क्या मिल चुका है? सर ये प्रति व्यक्ति माइक्रो नहीं है, ये तो मैक्रो है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये सबको रिप्रेजेंट कर रही है ओवरऑल। अनएम्प्लॉयमेंट भी आपका मैक्रो है, ये समझ में आ गया। इन्फ्लेशन, महंगाई घटेगी बढ़ेगी, सबके लिए मैक्रो है। लेकिन एक टिस्को कंपनी है जिसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को कंपनी ने कुछ सेल्स करा है, कुछ कमाया है बेचकर, क्योंकि टिस्को एक कंपनी का नाम है इसलिए ये माइक्रो में होगा। ये रियल एग्जांपल 2015 का है। अब आप इस सवाल को देख सकते हैं। लेकिन आप कहें सर ये तो एक ही सवाल है, एक और दे दीजिए जिससे कि आप आंसर ज्यादा बेहतर निकाल सकें,
तो मैं आपको देखो आंसर दे रहा हूं यहां पर। जैसे एक क्वेश्चन आया यहां, पहला ऑप्शन दिया गया सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऑप्शन दिया गया, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा ऑप्शन दिया गया, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट दूसरा ऑप्शन, ये एग्जाम में आया है सवाल देखना। तीसरा ऑप्शन दिया गया प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन मार्केट, प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इन मार्केट, और एक चौथा ऑप्शन दिया गया यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे जीडीपी कहते हैं। और अब आपको सवाल सोच के जवाब देना है, भाई किसी का गलत नहीं होना चाहिए, कि इनमें से माइक्रो क्या है बताओ मुझे, इनमें से कौन सा माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है। ये सवाल आपके रियल एग्जाम में आया हुआ है, ये बस सीडीएस के लिए भी सफिशिएंट हो जाएगा, हेल्प कर जाएगा। सीडीएस के क्वेश्चन में कराता रहूंगा, बीच बीच में कराऊंगा मैं आपको। प्लीज एक्सप्लेन हाउ टैक्स हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने टैक्स को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहा कपिल, मैंने ये कहा कि जो टैक्स पेयर्स हैं, सरकार कहां से वसूल करेगी। भाई अगर सरकार को कहीं एक्सपेंस एक्स्ट्रा करना है, जनरली वो कहां से लेकर आएगी, तो आप कहेंगे सर वो लेकर आएगी टैक्स पेयर से, सरकार थोड़ा टैक्स वगैरह बढ़ा देगी। कपिल भाई आप सोचो ना, मैं आपसे कह रहा हूं, आप मान लो मुख्यमंत्री, आपको फैसला करना है, आप कहेंगे कि अब आपको इनकम, मान लो कोई भी टैक्स राज्य सरकार का, कि आपको इतना नहीं 2% ज्यादा देना है, यहां से 2% आएगा तो आगे हम फ्री में सारी चीजें दे पाएंगे। इस तरीके से बर्डन शिफ्ट होगा, मैंने बर्डन करने को कहा है जनरली। तो आप मुझे बताओ, देखो तो आपने कहा सर यहां पर सीधा सीधा आंसर आया, इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे देश की है, मैक्रो है। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, भाई एजुकेशनल एक इंसान थोड़ी, हम जैसे लाखों लोग हैं हमारे राज्य में, देश में, ये भी मैक्रो है, याद रखना। डोमेस्टिक पूरे देश का उत्पादन, मैंने कहा ये भी मैक्रो है। लेकिन क्रूड ऑयल एक कच्चा तेल जिससे पेट्रोल बनता है, ये एक वस्तु है, क्रूड ऑयल एक प्रोडक्ट है, और क्रूड ऑयल के प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, तो ये माइक्रो हुआ, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बारे में बात की जा रही है, ये वस्तु है, एक कच्चा तेल कहते हैं, इससे पेट्रोल बनता है। अब मेरी बात समझ में आ गई यहां तक। अच्छा, अब एक सवाल आया आपके पास कि प्राइस जो है वो माइक्रो है या मैक्रो है, बताओ मुझे। प्राइस जो होता है, प्राइस जो होगा किसी प्रोडक्ट का, ये माइक्रो होगा या मैक्रो होगा। समझ आ रही है भाई बात पूरी। देखो मैं पढ़ाकर छोड़ दूं ना अगर आपको, आप आधे रास्ते में फंसे रह जाओगे। ये सवाल के जवाब दे देकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपने कहा कि सर प्राइस माइक्रो है या मैक्रो है, बताओ मुझे। प्राइस क्या होगा आपके हिसाब से, कहां रखोगे आप उसे। प्राइस क्या है, माइक्रो या मैक्रो। देख लो भाई, जब भी प्राइस के बारे में सवाल आएगा, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड ऑफ सिचुएशन नहीं है मेरे भाई। आप कभी ऐसा होता है प्राइस के बारे में, मान लो मुझे एक ये फैन खरीदना है, मुझे 5 खरीदने हैं, मैं दुकान पर जाऊंगा, सुना ध्यान से, मैं दुकान पर गया ये 5 फैन खरीदने के लिए, आप मुझे बताओ, या 5 एयर कंडीशन खरीदने हैं, तो मैंने कहा दुकानदार से इसकी कीमत क्या है, उसने मुझे 5 की एक साथ बताएगा या एक की बताएगा। मैंने उससे सिर्फ इतना शब्द कहा, भाई एयर कंडीशन कितनी कीमत का है, क्या है इसकी कीमत, प्राइस क्या है, उसने मुझे एक का बताया या सबका बता दिया। सोच के जवाब देना। जब भी प्राइस होगा, प्राइस हमेशा एक का होगा। वो ये कहेगा भाई इसकी कीमत है 40,000 रुपए, मैंने कहा 5, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे इसके, बात की अलग डिस्काउंट है, लेकिन हमेशा प्राइस जो होगा वो एक का बताया जाएगा। आप कितनी भी क्वांटिटी खरीदो, हमेशा उस क्वांटिटी को मल्टीपल करेंगे, लेकिन प्राइस एक का ही होगा, प्राइस कभी एक से ज्यादा का नहीं होगा। प्राइस हमेशा माइक्रो होता है। जब भी आपसे कहे प्राइस थ्योरी क्या होती है, जब बात कीमत की हो, जब बात प्राइस की हो, वो हमेशा एक का ही बताएगा, कभी एक से ज्यादा का बता ही नहीं सकता आपको। ठीक है, तो इसीलिए कई बार ना, देखो मैं कह रहा हूं आपसे, ये कंफ्यूज करेगा कि अगर आपसे पूछे प्राइस थ्योरी किसमें होगी, तो प्राइस से रिलेटेड कोई भी बात आ जाए, किसी भी चीज का प्राइस आ जाए एग्जाम में,
हमेशा याद रखना कीमत के बारे में, मूल्य के बारे में अगर आप बात करोगे तो वो हमेशा किसका होगा, वो माइक्रो का। लेकिन जब भी बात इनकम की होगी, मैंने आपको देखो पढ़ाया इनकम के बारे में, चाहे एवरेज इनकम की हो चाहे टोटल इनकम की हो, जनरली जब बात इनकम की होगी तो इनकम हमेशा किधर आएगा, आपको हमेशा याद रखना है कि सर इनकम के बारे में जब भी बात होगी तो हमेशा आय के रिलेटेड जानकारी, आय से रिलेटेड थ्योरी जो होगी, आय नीति, ये आपके पास हमेशा मैक्रो में होगी। ये लर्न करना है, याद करना है। इनकम की बात हमेशा, सर प्राइस तो सबके लिए एक है, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा प्राइस एक का होगा या सबका होगा। भाई एक बात बताओ मुझे, मैंने ये थोड़ी कहा अमन कि सबके लिए एक है या नहीं है। भाई बताओ, सबके लिए महंगाई तो नहीं है, सबके लिए बेरोजगारी तो नहीं है, पर उसका एनालिसिस किस लेवल पर होगा, तो प्रोडक्ट जब भी होगा तो हमेशा एक को रिप्रेजेंट करेगा। वो एक सबको एक रेट पर दे अलग बात है, लेकिन वस्तु तो एक ही होगी ना वो। इसीलिए मैंने कहा सीडीएस के लिए सफिशिएंट रहेगा। बिल्कुल मैंने कहा मोनू, सीडीएस में आपको पूरी तरह हेल्प कराएंगे, इसमें पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे सीडीएस का। सीजीएल तो होगा ही, वो तो 100% उसी का बैच है ये, सीपीओ का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, जीएस स्पेशल है क्योंकि ये, लेकिन आपको सीडीएस का भी पूरा ही मिल जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है, हेल्प मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो इसे आप डन करिए पहले और परेशान मत होइए, अभी तो दूसरी क्लास है हमारी, अभी तो सर बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक एक बात को समझना है भाई। भाई इनकम जब भी होगी, देखो हमेशा मैं कहता हूं ना, आपको थोड़ा मान कर चलना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। इनकम एक की भी हो सकती है। देखो जब आप एक की इनकम की बात करते हो ना, उसको इनकम नहीं बोलते एक की, उसे बोलते हैं वेजेस या सैलरी। एक का जो होता है उसे वेजेस या सैलरी बोलते हैं। जब इनकम की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं वहां टोटल की बात हो रही है या एवरेज इनकम की बात हो रही है। इसीलिए मैंने कहा जहां इनकम रिप्रेजेंट कर रहा हो वो हमेशा किस में आएगा, मैक्रो में। जहां प्राइस की बात आ रही है वो हमेशा माइक्रो में। आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अच्छे अच्छे सवाल जो बाकी स्टूडेंट छोड़ रहे होंगे आप कर रहे होगे वहां पर, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई इस लेवल पर बात करनी जरूरी होती है। तो ये माइक्रो और मैक्रो का क्लासिफिकेशन आपको पता हो। एक आखिरी बात, एक आखिरी इंफॉर्मेशन मैं और आपको दे रहा हूं जल्दी से, अगर आप एक से ज्यादा भी लें, अगर एक से ज्यादा कमोडिटी का प्राइस होगा, हो ही नहीं सकता, वो फिर प्राइस नहीं होगा, वो वैल्यू होगी। आप कहोगे जी मुझे प्राइस 5 खरीदने हैं, वो कहेगा, आप कभी देखो ना बिल कैसे बनेगा, भाई आप खुद सोचो बिल कैसे बनेगा, वो ऐसे लिखता है प्राइस इंटू क्वांटिटी इधर टोटल वैल्यू, वो हमेशा ऐसे ही लिखेगा। भाई 10 रुपए का प्राइस है, आपने 5 सामान खरीदे, वो कभी भी प्राइस में 50 नहीं लिखेगा, वो 10 गुणा 5 करेगा, ऐसे ही लिखेगा हमेशा। प्राइस तो हमेशा एक का ही होगा, ये 100% है, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझो, एक आखिरी बात समझ लो। यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन में सवाल आता है, माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड किसने दिए थे? माइक्रो एंड मैक्रो वर्ड्स गिवन बाई, एक सवाल है ये, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। किसने कहा था छोटा माइक्रो बड़ा मैक्रो होता है? माइक्रो व मैक्रो शब्द किसने दिए थे? तो देखो इसको देने वाले व्यक्ति का नाम है, मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपसे पूछे कि इसको किसने बताया था, एक व्यक्ति है, इनका नाम है रैगनर फ्रिस्ट। क्या नाम है इनका? रैगनर फ्रिस्ट। और कहां के हैं ये? नॉर्वे के हैं, याद रखिएगा। रैगनर फ्रिस्ट नॉर्वे के हैं। और इनके बारे में आपको याद करना है, सबसे पहले माइक्रो मैक्रो शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब सवाल आता है सर रैगनर फ्रिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इनके लिए कोई और इंफॉर्मेशन भी जरूरी है? मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से। देखो जब भी आप कुछ पढ़ते हो ना तो उनके बारे में जानकारी निकाल कर रखिए। ये एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया आपसे, देखो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, मुझे बताइए पहले। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? आप कहेंगे नोबेल प्राइज है। और नोबेल प्राइज सबसे पहले जब इकोनॉमिक्स में दिया गया था, फर्स्ट नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1969 में। अब आपको आंसर करना है, इकोनॉमिक्स का सबसे पहला
नोबेल प्राइज जो मिला था वो दो लोगों को मिला था सर, और ये सवाल आता है एग्जाम में, कई बार आता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे किसे मिला होगा जनरली। अगर आप जानते हैं तो आंसर ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? देखो, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है सर, जिनमें एक का नाम था रैगनर फ्रिस्ट। इसीलिए देखो हम कह रहे हैं बार बार, सवाल देखो नोबेल का पूछा है लेकिन आंसर मिल गया सर। रैगनर फ्रिस्ट एक व्यक्ति, जो मैंने अभी अभी इनका नाम पढ़ाया आपको, और दूसरे व्यक्ति का नाम था टिनबर्जन, जैन टिनबर्जन के नाम से ये दूसरे व्यक्ति थे। तो दो लोगों को सबसे पहली बार मिला था, जैन टिनबर्जन और रैगनर फ्रिस्ट। तो ये सवाल एक जीके का सवाल है, स्टैटिक जीके का, कि इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल किसे मिला था। नाम याद रहेगा आज के बाद, क्योंकि इन्होंने ही माइक्रो मैक्रो शब्द भी दिए थे। जैन टिनबर्जन और रैगनर फ्रिस्ट नाम थे। अच्छा, कई बार सवाल ऐसे पूछ लेता है कि भारत में इकोनॉमिक्स में नोबेल किस किस को मिला है, क्योंकि बात बेसिक इंफॉर्मेशन की है, सबसे बड़े अवार्ड की बात चल रही है आपके। तो आप मुझे याद करके बताइए, इंडिया में कौन कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है? इंडियन इकोनॉमिस्ट बताएं मुझे, जिनको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी नोबेल प्राइज मिल चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में भारत के कितने लोगों को मिला है? देखो, तो इसमें भी आपको याद करना होगा। यह सवाल कई एग्जाम में आता है कि डॉक्टर, यहां पर एक नाम आता है अमर्त्य सेन के नाम से। तो अमर्त्य सेन जो 1998 के अंदर इन्हें नोबेल मिला था, 1998 में मिला था इन्हें नोबेल, दुनिया में कैसे वेलफेयर किया जाए, फॉर वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, दुनिया में कैसे भला किया जाए गरीबों का, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए मिला था इन्हें। ठीक है, तो दुनिया में पहली बार जब भारत में मिला किसी को, एक का नाम है अमर्त्य सेन, और अगर मैं दूसरे के बारे में बात करूं यहां पर, सर दूसरे का नाम क्या है? तो वो नाम आता है अभिजीत बनर्जी का। क्या नाम आएगा? अभिजीत बनर्जी का नाम आएगा जनरली। तो अभिजीत बनर्जी है जो, और इन्हें मिला है 2019 के अंदर। और इन्हें क्यों मिला है? पूरी दुनिया से गरीबी कैसे खत्म की जाए, लगभग वैसा ही कुछ काम इन्होंने भी किया है। दुनिया से कैसे गरीबी दूर की जाए, ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन, इनका जो टारगेट है वो क्या है? दुनिया से गरीबी को समाप्त करना, ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन करना, यानी वैश्विक निर्धनता समाप्त करना, वैश्विक निर्धनता समाप्त करना। तो इस दोनों काम के लिए इन दोनों लोगों को नोबेल मिला है। तो भारत में आज तक दो ही लोगों को इकोनॉमिक्स कैटेगरी का नोबेल मिला है, और सबसे पहला हमेशा याद रखोगे रैगनर फ्रिश और जैन टिनबर्जन को मिला। ये तो वैसे भी याद होना चाहिए। चलिए भाई, अभी मैं बताऊंगा दैट एक से ज्यादा कमोडिटी, ऑल कमोडिटीज की बात करें तो जब ऑल कमोडिटीज कहेगा तो ऑल कमोडिटीज का प्राइस नहीं कह सकता। मैंने कहा प्राइस हमेशा एक का होगा, द वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटी, द सभी कमोडिटीज का मूल्य क्या होगा, सभी कमोडिटीज को आप खरीदेंगे उसकी लागत क्या होगी, सभी कमोडिटीज को बेचेंगे उससे इनकम रेवेन्यू क्या होगा। लेकिन प्राइस टर्म कहेगा तो वो हमेशा एक का होगा, प्राइस के साथ ऑल कभी नहीं लगा सकता। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। नोबेल प्राइज कौन देता है? दुनिया की सबसे बड़ी एक संस्था है जिसका नाम स्वीडन देश के अंदर एक इस नोबेल फाउंडेशन के नाम से है, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। कभी जीके पे बात करूंगा आपसे मैं, तो मैं नोबेल वगैरह बताऊंगा आपको। करंट में पढ़ाता रहता हूं हमेशा कि नोबेल पुरस्कार वगैरह पे क्या क्या खास एग्जाम में पूछा जाता है, वो जीके की बात है। इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ दो ही नाम याद करने हैं। ठीक है, तो याद आ रही है बात यहां तक?
चलिए, तो एमटीएस में बिल्कुल आ जाएगा। चलिए भाई, तो एक का नाम अमृत्य सेन और दूसरे का नाम अभिजीत बनर्जी है, और जो सैलरी है आपकी वो हमेशा एक के बारे में होगी। सैलरी ऑफ ए पर्सन, सैलरी ऑफ बी, तो मैंने बताया वो हमेशा इंडिविजुअल हो जाएगी तब वो, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहां तक। करंट अफेयर सुबह 7 बजे पढ़ाता हूं मैं एवरीडे, सुबह 7 बजे आरवाईपी यूट्यूब चैनल पर, सुबह 7 बजे रोज आरवाईपी यूट्यूब चैनल और कैरियर विल फ्री बैच में, कैरियर विल फ्री करंट अफेयर बैच के अंदर आप उसे देख सकते हैं, वहां से जाके पढ़ लेंगे। तो चलिए, ये था आपके पास कुछ बेसिक जानकारी जो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी, और ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर रहेगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये आज की स्लाइड है सर, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं मैंने। इसके अलावा देखो, बेसिक तो हमेशा आता ही रहता है, बेसिक का कोई सिलेबस नहीं है। जितना चाहे बेसिक के नाम पर आप उतना पढ़ लो, जितना चाहे कम कर लो। एक आखिरी सवाल और रह जाता है यहां पर, और वो सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स के फादर जनरली सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी सवाल आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। देखो, एक्चुअली क्या है कि दुनिया में फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से आते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाएगा? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक। देखो, तो पहले क्या था पूरी दुनिया में, आखिरी लाइन समझिएगा ध्यान से, पहले हर तरह की इकोनॉमिक्स का फादर एक ही था, और वो है एडम स्मिथ। लेकिन कुछ सालों के बाद चीजें बदलने लगती हैं, आप जानते हो। तो माइक्रो के या इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ हैं, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करते हो, मैक्रो के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि मैक्रो कंप्लीट है, इसमें सरकार को भी इन्वॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसके फादर बन जाते हैं एक दूसरे व्यक्ति। इनके बारे में अगर पूछे तो ही बताइएगा, वरना नहीं। इनका नाम क्या होने वाला है? इनका नाम है ब्रिटेन के जे.एम. कीन्स। तो मैक्रो का फादर जनरली अलग से पूछे आपसे तो बताएंगे जे.एम. कीन्स, और ये कहां के हैं? तो ये ब्रिटेन के होंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमिक्स का या माइक्रो का है तो वही है एडम स्मिथ, लेकिन मैक्रो का, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या हुआ देखो, पूरी दुनिया के अंदर मंदी छा गई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डूब रही थी, पूरी दुनिया के कारोबार बंद हो रहे थे, तब जे.एम. कीन्स आए थे। जब एडम स्मिथ फेल हो गए थे इस लेवल पर, तो जे.एम. कीन्स ने आकर बताया कैसे दुनिया को सही किया जाएगा। 1930 के आसपास ये पूरी दुनिया के कारोबार पर इशू आया था, 1930 के अंदर। और इन्होंने उस समय किताब भी लिखी थी अपनी, आखिरी किताब का नाम लिख लो इसे, द जनरल थ्योरी। तो लास्ट लाइन लिख लो, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो चलिए, अगली क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगा यहां पर, तब मैं इसके बारे में पूरा रिवीजन भी कराऊंगा आपको। और जनरली आप जानते हैं कि रिवीजन के समय आपको सारा याद हो जाएगा, कोई भी परेशानी किसी भी तरह की आपको नहीं होगी। तो आप लोग जो कमेंट वगैरह करते हैं, वो कमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं आपको पता है कि सामने जितने भी टीचर्स आपके आते हैं ना, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। आपके डाउट हो सकते हैं, लेकिन उन डाउट को अगर एंड तक कंप्लीट ना किया जाए तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अदरवाइज सुशील, आप जानते हो कि आपका पढ़ना मुश्किल हो सकता है फिर इस तरह से। ठीक है, आदर्श, अमन, विनय, ऋषभ, छोटू, यूसुफ, सना, आदर्श, एवरीवन, तो आपको याद रखना है। तो करंट टाइम सुबह 7 बजे 1 घंटे हमेशा रहता है, और मैं धीरे धीरे आपको क्लियर करूंगा। देखो, जब तक आप लेवल लेकर नहीं चलोगे ना, कंटेंट की क्वालिटी लेकर नहीं चलोगे, तो फिर कैरियर विल पर आने का कोई फायदा नहीं है। छोटा छोटा पढ़ना था तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब या बाकी चीजें थी, अब आए हो तो बेस्ट बनकर ही जाना है कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े बस आपको कहीं से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।